हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज जिस एंटार्क्टिका को हम इस छवि से देखते हैं, आज से करीब 400 मिलियन सालों पहले ये एंटार्क्टिका सफेद नहीं बल्कि हरा भरा ट्रॉपिकल पैराडाइज हुआ करता था। इनफैक्ट वहां पर पाम्स, बायोबैब्स, बीच और कॉनिफर्स जैसे डेंस और लुशियस ट्रीज पाए जाते थे। उस इकोसिस्टम में आज के बीवर्स, ऑटर्स, टैपिर्स जैसे मार्सुपियल्स के एंसेस्टर्स भी पाए जाते थे। लेकिन आज के मॉडर्न समय में एंटार्क्टिका ऐसा है, पूरा वीरान बंजर जमीन जो दूर दूर तक सिर्फ बर्फ के चादर से ढका हुआ है। एंड यू नो व्हाट, इस मैसिव चेंज के पीछे एक बहुत ही बड़ी एडवेंचरस और थ्रिलिंग कहानी है और इस कहानी को सुनने हमें जाना होगा आज से करीब 400 मिलियन साल पहले डेवोनियन जियोलॉजिकल पीरियड में। उस वक्त जब एंटार्क्टिका गोंडवाना लैंड नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था और इसमें साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और इंडिया भी, ये सारे जो आज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब एक ही कॉन्टिनेंट थे। अब क्योंकि उस वक्त एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये दो कॉन्टिनेंट्स के एकदम नजदीक स्थित था, तो उस वक्त जो साउथ अमेरिका के पेड़ पौधे और जानवर थे उनका एंटार्क्टिका में होना कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता गया, कुछ मिलियंस ऑफ इयर्स पास हुए और हमारी एंट्री हुई कार्बोनिफेरस नाम के एक पीरियड में। इस पीरियड के लैटर हाफ में, यानी आज से करीबन 300 मिलियन साल पहले, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट सर्बिया और लॉरेशिया जैसे कॉन्टिनेंट से टकराया और इन्होंने मिलकर पैंजिया को जन्म दिया। ये एक ऐसा दौर था जब पृथ्वी का हर एक छोटा जुड़कर एक सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म कर चुका था। अब ऐसा कैसे हुआ, यू मे आस्क? पृथ्वी ऐसे ही थोड़ी ना हिलडुल के एक दूसरे से जुड़ जाती है। वेल, असल में जुड़ती है। पृथ्वी में जितना भी जमीन है वो कई पीसेस में डिवाइडेड है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं और ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इनफैक्ट अर्थक्वेक्स या इवन माउंटेन फॉर्मेशंस, वैली फॉर्मेशन भी इन्हीं के वजह से ही होते हैं। सो अब जब पैंजिया फॉर्म हुआ तो ये पूरा कनेक्टेड लैंड मास इक्वेटर पर कॉन्सेंट्रेटेड था और जैसे कि हम जानते हैं इक्वेटर का जो क्लाइमेट होता है वो वार्म एंड हॉट होता है और इसी वजह से उस एरिया के जो करंट्स थे वो भी वार्म ही हुआ करते थे। और क्योंकि एंटार्क्टिका पैंजिया से कनेक्टेड था, ये वार्म वाटर करंट्स उसके लैंडमास से भी होकर ही निकलते थे। मतलब कि इन अदर वर्ड्स ये प्लांट्स और एनिमल लाइफ फॉर्म के लिए एक परफेक्ट जगह थी। लेकिन अलग अलग रीजन्स की उस समय पर भी नहीं बनती थी और इसीलिए लेट ट्रायसिक, अर्ली जुरासिक पीरियड यानी करीबन आज से 180 मिलियन साल पहले पैंजिया टूट गया। अब पैंजिया टूटा सो टूटा, लेकिन गोंडवाना लैंड भी टूटने लग गया इसके साथ। बट टेक्टोनिक शिफ्ट्स ने पूरी तरीके से अभी तक इसे नहीं तोड़ा था। सो अब हुआ क्या कि थोड़ा और वक्त बीता, कुछ मिलियन साल और गुजरे और 140 मिलियन साल पहले हम क्रिटेशियस पीरियड में एंटर किए। क्रिटेशियस पीरियड एक ऐसा दौर था जो हमारे पृथ्वी का अब तक का सबसे हॉटेस्ट पीरियड माना जाता है। इस गर्मी का मेन रीजन था पूरे धरती पर टेक्टोनिक प्लेट्स की रैपिड शिफ्टिंग। मतलब कि जब गोंडवाना लैंड टूट रहा था तब धरती पर जितने भी प्लेट्स थे वो एक दूसरे से फटाफट अलग हो रहे थे और ऐसी सिचुएशन में काफी सारे वोल्केनोज इरप्ट होने लगे। और अब इसी से आप गेस कर सकते हो वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है। करेक्ट, लावा निकलता है और इस लावा में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और इसी वजह से इसी दौरान हमारे पृथ्वी के क्लाइमेट में 1120 से 1680 ppm कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया था। यहां पर ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। इन केस यू आर वंडरिंग, ये गैसेस और डायमेंशनलेस चीजों को मेजर करने का एक यूनिट है। और उस पीरियड के CO2 लेवल्स को अगर आप आज से कंपेयर करो तो 2021 के एंड में हमारे क्लाइमेट में 414.75 ppm कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था एंड इवन दैट वैल्यू वाज अनएक्सेप्टेबल फॉर अस। जिसके पीछे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस और एनर्जी कंजम्पशन है। और इनके चलते हमारे प्लैनेट पर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के साथ साथ फूड एंड वाटर की क्वालिटी भी डिग्रेड होना, वेदर पैटर्न्स में शिफ्ट आना और सी लेवल्स राइज होना शुरू हो चुका है। इन सब फैक्टर्स के चलते सिर्फ हमारा प्लैनेट ही नहीं बल्कि हम इनहैबिटेंट्स को एक फास्ट और नर्वस लाइफ रोजाना जीना पड़ रहा है। वेल, मैंने रिसेंटली अ बुक कॉल्ड नोट्स ऑन अ नर्वस प्लैनेट बाय मैट हेग ये बुक पढ़ी थी जिसमें आपको एक ऐसी डिमांडिंग और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में कैसे इंसानियत बनाए रखना है इस क्रिटिकल सवाल का जवाब मिलेगा। एंड डोंट यू वरी, ऐसे ही फास्ट और डिमांडिंग वर्ल्ड में आपको पूरा नॉलेज कम टाइम में देने का काम करेगा कुकू FM ऐप, जहां पर आप इस पूरे बुक की समरी ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो। आज की दुनिया में गाइस, नॉलेज इज रियल पावर और इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे ही एम्पावरिंग बुक्स जो फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, साइंस, बिजनेस, करियर, लीडरशिप ऐसे डिफरेंट जॉनरास में है वो सुनने मिलेगा, वो भी हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेज में। इसके साथ आपका समय बचाने के लिए कुकू FM पर इन्हीं किताबों के बुक समरीज भी अवेलेबल है जो कम टाइम में आपको वो सारा ज्ञान दे देंगे। यहाँ पर आपको 5000 आवर्स वर्थ का नॉन फिक्शन कंटेंट मिल जाएगा, वो भी रीजनल लैंग्वेज में। सो इसका मतलब अब आप
आप जब चाहो, जहां चाहो और जो चाहो वो बुक की ऑडियो बुक सुन सकते हो। वैसे इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज पर ईयर है, बट अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करोगे या मेरा कोड GetSet50 यूज करोगे तो आपको सीधा 50% ऑफ यानी 199 रुपीज में इसका सालाना का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो हरी नाउ, क्योंकि दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट 250 यूजर्स। और अभी चलते हैं दोबारा हमारे वीडियो पर। सो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन क्रिटेशियस पीरियड कितना गर्म हुआ करता था। वेल बेसिकली ये सन से निकलने वाली हीट को ट्रैप करके अर्थ को और भी ज्यादा गर्म करने लग गया था। सो अब एक ऐसे इकोसिस्टम है जहां पर गर्मी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा है और इंसानों का कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगेगा। हरे भरे पेड़ पौधे फलेंगे फूलेंगे नहीं। और इसीलिए आज कई साइंटिस्टों ने यह प्रेडिक्ट किया है कि उस समय और उस समय से पहले एंटार्क्टिका एक कंप्लीट रेन फॉरेस्ट हुआ करता था। बट जैसे हर पार्टी को कभी ना कभी खत्म होना ही पड़ता है, वैसे ही एंटार्क्टिका को भी ये हरे भरे जंगलों वाली पार्टी को रैप अप करना ही पड़ा। टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से एंटार्क्टिका अब स्लोली इक्वेटर से अर्थ के साउथ की तरफ मूव कर रहा था, इस बात से कंप्लीटली अनजान कि दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग कोल्ड बैटल। सो अब कुछ और मिलियन साल बीतने के बाद हमने पैलियोनजीन पीरियड में एंटर किया, मतलब आज से करीबन 66 मिलियन सालों पहले। और असल में यह दौर एंटार्क्टिका की जीवन शैली का सबसे एक्साइटिंग समय था, क्योंकि सबसे पहले तो इसके करीब 10 मिलियन साल बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट की टेक्टोनिक प्लेट एशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराई थी। इनफैक्ट इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट 20 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से इतनी फास्ट ट्रैवल कर रही थी कि रफ्तार की वजह से इंडियन प्लेट का थिकनेस घिसते घिसते इतना घिस गया कि आज इसकी थिकनेस गोंडवाना के बाकी के कॉन्टिनेंट प्लेट्स के मुकाबले सिर्फ आधी ही रह गई है। एंड ये मूवमेंट आज तक जारी है, जिस वजह से एशियन प्लेट का शेप वियर्ड हो रहा है और हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट और छोटा होते जा रहा है। अब जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि इन प्लेट्स के टकराने की वजह से माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। सो जब ये इंडियन प्लेट एशियन कॉन्टिनेंट से टकराई थी तो इसके इंपैक्ट की वजह से हमारे मैजेस्टिक हिमालयन माउंटेन रेंजेस फॉर्म हुए। बट ऑल ऑफ दिस वाज नॉट वेल, क्योंकि जिस टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट ने हमें हमारे ब्यूटीफुल माउंटेन्स दिए, उसी की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 के लेवल्स सडनली स्पाइक हो गए, जो ऑफ कोर्स काफी सारे एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स के लिए जानलेवा साबित हुआ। बट नेचर में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और क्योंकि इस केस में यहां पर मैजेस्टिक माउंटेन रेंज फॉर्म हुआ था, तो उन्हीं माउंटेन्स के नजदीक ही एक समुंदर भी था, जहां पर कुछ मैजिकल सा हुआ। इस समुंदर से वाटर वेपर्स उठकर इन माउंटेन्स की ओर बढ़े और उस समय एटमॉस्फेयर में जो हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थे उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म किए। अब ये एसिड रेन वाटर के साथ मिलकर रॉक्स पर बरसना शुरू किए और उन्हें डिसॉल्व करने लगे, और इससे आप समझ ही गए होंगे बेसिकली एनवायरनमेंट में CO2 के लेवल्स कम हो गए। एंड ये एंटार्क्टिका में रहते लाइफ फॉर्म्स के लिए एक वरदान साबित हो गया। वेल बट जैसे मैंने कहा था, नेचर में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सो अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो जब इस केमिकल वेदरिंग की वजह से रॉक्स डिसॉल्व होकर पानी में जा रहे थे, तो पानी में मौजूद प्लैंक्टन्स इन रॉक्स को कंज्यूम करने लग गए, एंड ऑफ कोर्स CO2 के साथ, मतलब कि CO2 अब एनवायरनमेंट में और भी कम होने लग गया। और अब कम कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब ज्यादा ठंडी। और अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एंटार्क्टिका धीरे धीरे करके ऑलरेडी अर्थ के साउथ साइड में शिफ्ट हो रहा था, और इसी वजह से जैसे जैसे वो इक्वेटर से दूर जा रहा था, वहां पर ठंड और भी बढ़ रही थी। और प्लस इस इकोसिस्टम में अब लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन ने ठंडी को और ज्यादा बढ़ा दिया। बट कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि एंटार्क्टिका के लिए प्रॉब्लम अब और भी ज्यादा बदतर होने वाली थी। क्योंकि आज से करीब 33 मिलियन साल पहले एंटार्क्टिका साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से मेजरली अलग हो चुका था, और इस वजह से जो पैसेजेस बने थे उन्हें ड्रेक पैसेज और टैस्मेनियन पैसेज कहा जाता है। और उस ओपनिंग के 10 मिलियन साल बाद ये ब्रेकअप ऑफिशियल हो गया। साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अब एंटार्क्टिका से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थे। सो बेसिकली अब वो कंप्लीटली आइसोलेटेड हो चुका था विदाउट एनी सपोर्ट, एंड दिस वाज द फाइनल ब्लो टू एंटार्क्टिका। क्योंकि अब आइसोलेट होने की वजह से एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट ने जोर शोर से पूरे एंटार्क्टिका के चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिया। नाउ ओशन करंट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, वो बेसिकली ओशन के पानी का बहाव होता है, और हमारे अर्थ पर हॉट और कोल्ड दोनों तरह के ओशन करंट्स मौजूद है। लेकिन ACC यानी कि एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट सबसे अलग है, क्योंकि ये करंट पर सेकेंड 5.8 से लेके 6.4 बिलियन क्यूबिक फीट पानी मूव करता है। सो अगर इतनी तेजी से एक आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट पर इतना ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर मूव करेगा, तो रेगुलर ओशन करंट जो कई बार वार्म और कोल्ड वाटर को मिक्स करके पानी और वहां के लैंड को कुछ हद तक एम्बिएंट रख लेते हैं, वो अब कैसे काम कर पाएंगे? सो
इन द केस ऑफ एंटार्क्टिका वार्म वाटर करंट नहीं होगा तो हालात और ठंडे हो जाएंगे और जितनी ठंड बढ़ेगी उतनी बर्फ बढ़ेगी एंड ऑफ कोर्स जितनी बर्फ बढ़ेगी उतना ही ज्यादा लाइफ फॉर्म्स का वहां पर सरवाइव होना इम्पॉसिबल होते जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट अगेन, क्योंकि एंटार्क्टिका इक्वेटर से काफी दूर चले जा रहा है, वहां पर प्रॉपर्ली सन की हीट या फिर हाई प्रोपोर्शन में नहीं पहुंच पा रही है। वहां पर जो सूरज की किरणें गिर रही है वो प्रॉपर्ली परपेंडिकुलर नहीं बल्कि इंक्लाइंड एंगल से गिर रही है और इसीलिए सनलाइट लार्जर एरिया तक स्प्रेड तो हो रहा है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। और इस पूरे आइस केक की चेरी ऑन टॉप है कि आइस एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, मतलब कि सनलाइट को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देती है और इसमें हीट ट्रैप नहीं होता। और इसीलिए बेसिकली जब आइस फॉर्म शुरू होना होती है उसे काउंटर करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट नहीं होता और इसीलिए बर्फ की वो पतली परत और झाड़ी होने लगती है। सो इट बेसिकली मींस सम आइस लीड्स टू मोर आइस। इस फिनोमिनन को एक पॉजिटिव फीडबैक लूप या फिर एक साइकिल भी कहा जाता है जिसने ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे एंटार्क्टिका को परमानेंटली फ्रीज करा दिया। और इसीलिए आज वहां पर इतने सालों बाद दुनिया आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है। वेल, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज चेंज इज रियल। इनफैक्ट साइंटिस्टों ने यह तक प्रेडिक्ट किया है कि अगर सिचुएशंस ऐसे ही चलते रहे तो एंटार्क्टिका को फिर से पिघलने में टाइम नहीं लगेगा। सी लेवल्स 230 फीट से बढ़ने में, मरीन लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने में और फाइनली हम ह्यूमंस 2 बिलियन इंसानों को डिस्प्लेस होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। सो गाइस, नाउ यू टेल मी कि इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में तो इंसान नहीं हुआ करते थे बट आज हम हैं और पहले से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड। सो राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गेट 50% ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।